जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक नए और ज्यादा कठिन दौर में प्रवेश कर चुके हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनके एडवाइजर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको एंट्री मिलने पर ढाका के अंदर जो भारतीय डिप्लोमेट है उसको तलब किया गया। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया। ये सब जो है उस समय में हो रहा है जब शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की जो सियासत है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और नई दिल्ली और ढाका के बीच में जो भरोसे की बुनियाद है उस पर सवाल उठने लगे हैं। और क्या, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसके सबसे सफल पार्टनरशिप में से एक स्ट्रेटेजिक डिस्पस्ट के दौर में दाखिल हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत अब अपनी नेबरहुड पॉलिसी में पहले से कहीं ज्यादा असर्टिव और ट्रांजैक्शनल अप्रोच रख रहा है। और इसी पूरे मुद्दे को हम विस्तार से समझेंगे और इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर जो तारिक रहमान के एडवाइजर हैं उनको एंट्री से इनकार सिर्फ इमिग्रेशन इशू था या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज छुपा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास जो दो नेबर है हमारे, बांग्लादेश और नेपाल, पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भले ही आप देख लीजिए, कुछ इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, तो सब चीज के लिए ये भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, बांग्लादेश के को तो हम पानी भी देते हैं और गंगा वाटर ट्रीटी के हिसाब से जब उनको डीजल चाहिए भारत उनको देता है, प्याज चाहिए भारत उनको देता है, चावल चाहिए भारत उनको देता है, शुगर चाहिए भारत उनको देता है, कपास चाहिए भारत उनको देता है। इनफैक्ट जो वो एक तरह से एक्सपोर्ट भी कर रहा था बांग्लादेश, उसको भी सपोर्ट कर रहा था भारत उनको। तो सब तरीके से भारत के ऊपर निर्भर होता है बांग्लादेश और नेपाल। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नेपाल के अंदर है। और नेपाल को एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना चाहता है। और एक और एक चीज देखिए, बांग्लादेश बांग्लादेश वो नेशन है जिसको पावर चाहिए, भारत से भी वो पावर लेता है। और सेकंड, उसको पावर अगर नेपाल से भी चाहिए तो वो भारत का ग्रिड यूज करता है। तो आप समझ लीजिए कि इससे क्या है, बांग्लादेश को फायदा मिलता है क्योंकि उसको फ्री की रिन्यूएबल एनर्जी उसको अपने यहाँ पे मिल जाती है। और वो एक तरह से इसी फ्री एनर्जी को दिखा के, रिन्यूएबल एनर्जी को दिखा के यूरोपियन यूनियन से कंसेशंस भी लेता है। देखिए अमर जी, ये समझने वाली बात है। अब बांग्लादेश के को हमने अलाउ किया है कि नेपाल से वो 40 मेगावाट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2025 में एक तरह से वो एक तरह से खरीद सकता है। ग्रिड यूज होता है भारत का, और ये ग्रिड जो है एनटीपीसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मेंटेन करता है। ग्रिड ऐसी नहीं होती है कि सिर्फ लग गया, वायर बिछा दिए। आपको लोड मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो इंडिया ने 40 मेगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो नेपाल प्रोड्यूस करता है वो बांग्लादेश को देने का एक तरह से अरेंजमेंट बताया था। अब बांग्लादेश और नेपाल ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया कि हम 40 से बढ़ के हम 60 मेगावाट कर देते हैं। तो भारत की जो सेंट्रल इलेक्ट्रिक एजेंसी है, उन्होंने उसी 20 मेगावाट को जो उन्होंने आपस में बात कर लिया और भारत को पूछा भी नहीं, इसको लेके उन्होंने मना कर दिया। वो उन्होंने बोल दिया ये पॉसिबल नहीं है। यही सबसे बड़ा एक तरह से दोनों कंट्रीज को एक तरह से बताया गया है कि भारत को पूछ के आप करो। अब दोनों भारत को बाईपास करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड, आप ये देखिए कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बांग्लादेश के जो तारिक उर रहमान के एडवाइजर है जहीदुर रहमान, उनको ढाका से वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके नहीं आते, वो नॉर्मल पासपोर्ट पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो भारत के अंदर एंटर करते हैं, जो हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट हो जाता है।
क्योंकि इनका जो नाम अगर जैसे ही सिस्टम में फीड होता है, इमीडिएटली इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। और इस इमरजेंसी अलर्ट का मतलब ये है कि इनको डिटेन किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार ने इनको डिटेन किया, 2 से ढाई घंटे की एक तरह से पूछताछ भी की। ये सब इसके लिए हुआ क्योंकि तारिक उर रहमान के जो ये एडवाइजर है जाहिद उर रहमान, वो एक तरह से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देख के वो फेमस हुए हैं। देखिए, जब आपको ये बता दूं, जब शेख हसीना को हटाया गया, तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत ने शेख हसीना की रेजिम को 15 से 17 साल से सपोर्ट कर रहे थे, इसके कारण वो स्ट्रांग हो रही थी। और ऐसे भी ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से ऑफिशियल थे मोहम्मद यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मोहम्मद यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनको पॉलिसी रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल पॉलिसी रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी दी गई थी। और जी। अब तारिक उर रहमान के जो चीफ एडवाइजर है, वो उनको बनाया गया है। अंबर जी, टेम्पलेट वही है बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद यूनुस गए जी। पर तारिक उर रहमान आ गए। तारिक उर रहमान को आप देखिए, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमने ओम बिरला को भेजा था। ओम बिरला को भेजने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको पर्सनली इनविटेशन दिया कि आप इंडिया आ जाइए। पर तारिक उर रहमान क्या करते हैं, वो इंडिया नहीं आते, वो सब जगह जा रहे हैं। वो इवन चाइना भी जा रहे हैं, मलेशिया भी जा रहे हैं। और वहां पर आप देखिए, टर्की के साथ अपने टाइस जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं। और सेम पाकिस्तान से अपना जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड कर रहे हैं। इस बार जो बांग्लादेश की जो जनरली ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो मसूरी में होती है, वो इस बार लाहौर में हुई है। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदूज के ऊपर कंटिन्यूसली आज भी अत्याचार हो रहे हैं। और वहां बिल्कुल। और उमेश जी, ये तो हमने शेख हसीना के समय से ही देखना शुरू कर दिया था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार था वो बढ़ता रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो जमात और जो रेडिकलाइज वर्ग है उसका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में हमेशा रहा है और शेख हसीना के समय में भी रहा है। अब तो ये है कि ओपनली जो वहां पर माहौल है। लेकिन उमेश जी, जो 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट को रोकना जो है, वो क्या भारत का जो है उसकी तरफ से इकोनॉमिक लेवरेज का इस्तेमाल करना उसके तौर पर देखा जाना चाहिए? डेफिनेटली देखा जाना चाहिए। देखिए, दोनों ही जगह बांग्लादेश और नेपाल के अंदर अभी इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस के अंदर वहां पर चुनी हुई सरकार आई थी। बलेन शाह इतने मतलब ऑटोक्रेटिक हैं, वो भारत के वो बोलते हैं कि मैं किसी भी एम्बेसडर से मिलूंगा नहीं। और उनको भी भारत ने इनवाइट किया था। अब उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था, और फॉरेन मिनिस्टर को जब उन्होंने भेजा था, तो उसके बाद अब वो फॉरेन मिनिस्टर चाइना गया हुआ है। अब ये भी आप देखिए कि भारत से कंसेशन भी लेंगे, भारत को पूछे बिना हम इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करेंगे, और भारत को हम इग्नोर भी करेंगे, तो भारत कितने दिनों तक चुप रहेगा। और इसी मद्देनजर आप देखिए कि इनको बोल दिया गया है कि आपको हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने नहीं दे सकते 20 मेगावाट। और ऊपर से एक तरह से इनको बताया जा रहा है कि आप कंप्लीटली हम पर डिपेंडेंट हो। भारत पहले क्या करता था, सब कुछ अब्सॉर्ब कर देता था। पर अब जो भारत है, इनको मजा चखाना जरूरी है, क्योंकि ये चाइना के साथ मिलके भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इनका एग्जिस्टेंस भारत के ऊपर है। आज बांग्लादेश को अगर हम पानी ना दे, गैंजेस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दे, तो बांग्लादेश के अंदर भूख और अकाल की स्थिति आ जाएगी। ये आपको बता देता हूँ। और अगर नेपाल के अंदर आप समझ लीजिए, जो जून से लेके नवंबर, मिड जून से लेके मिड नवंबर में वहां की नदियों में उफान आ जाता है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और उस समय ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अंबर जी, अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जा सकता, आपको इमीडिएटली ट्रांसमिशन लाइन को यूज करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और भारत ने 40 मेगावाट का एक्सपोर्ट अलाउ भी किया है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके इसमें। और सबसे बड़ी बात है, जिस डैम से ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसको भारत के पैसे से देके बनाया है। तो भारत का पैसा यूज करके भारत के अगेंस्ट काम करोगे, ये कैसे हम अलाउ करेंगे? और यही मैसेज इन दोनों को दिया जा रहा है। और बांग्लादेश को एक तरह से एक्स्ट्रा मजा उनको सिखाया गया है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर
आप देखिए कि ऐसे आदमी को भेज रहे हैं जो एंटी इंडिया प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देता है। ये जनरली डिप्लोमेसी में होता नहीं है। तो बांग्लादेश को समझाना पड़ेगा कि भैया कि अगर आप मोहम्मद यूनिस का प्लेबुक लेके चलोगे तो न्यू दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगा। ढाका को जी मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, अगर हम बात करें कि शेख हसीना के बाद जो बांग्लादेश की सियासत में हमने बदलाव देखा है, उसके चलते जो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको कितनी चुनौती मिली है? पूरे बांग्लादेश के अंदर जिहादियों का एक तरह से एक छत्र राज हो चुका है। मोहम्मद यूनुस ने वहां पर जो है पूरा देश का बेड़ागर्क कर दिया है। तारिक उर रहमान को भी जो वहां की जमात है उनके सामने सरेंडर होना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि आप मुझे रूल करने दीजिए। अब आप देखिए कि तारिक उर रहमान ने उन्हीं ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया है जो मोहम्मद यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन में थे। एक और एक चीज आप देखिए, मोहम्मद यूनुस से अभी तारिक उर रहमान उनसे पेरिस में मिलने गए थे रात के अंदर बिना कोई सिक्योरिटी कवर के। और ये भी देखिए कि टर्की के साथ ये अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं। तीनों भारत के एडवर्सरी है। इनको जब भारत से अगर डीजल चाहिए तो बोल देते कि हमको डीजल दिया। अभी इन्होंने 8,000 टन हमसे डीजल मांगा है। तो मेरा ये मानना है कि इनका डीजल, पानी और पावर सब कुछ बंद कर देना चाहिए, तब जाके इनको अक्कल आएगी। भारत सरकार ने बहुत जेनरस हुआ है। अभी तो उन्होंने एडिशनल चीजें बंद की है जिन्होंने हमको ग्रांटेड ले चुके हैं। एक तरह से मोदी सरकार को अपने नेबर्स के अंदर नेपाल और बांग्लादेश को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर हमने आपका पानी और ये फैसिलिटीज बंद कर दी, आपके एग्जिस्टेंस के जो हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगा। पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर पीओजेके के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। वहां की जनता जो है अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर देखिए क्या हो रहा है, वहां पर भी वैसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के पीओजेके के अंदर आपको बता देता हूं अंबर जी, 3,000 मेगावाट की बिजली जो है वहां पर प्रोड्यूस होती है, पर वो सारी जो बिजली है यूज करता है पाकिस्तान का पंजाब। तो ये चीज भी उनको समझना चाहिए कि ये जो हैं ये लोग दोनों एक तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान भिखारी है और ये इनको बेनिफिट्स इंडिया से चाहिए, सपोर्ट ये लेकिन पाकिस्तान। उमेश जी, एक बात तो है कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, अब कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है भारत के नेबरहुड में, उस सब के चलते भारत उस पॉलिसी को और सख्त बनाने पर या उस पॉलिसी को री राइट करने पर मजबूर हो गया है। देखिए, नेबरहुड फर्स्ट से बदले नेबरहुड एक्ट पॉलिसी पे भारत को आना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स है नेपाल और बांग्लादेश, इनको बताना पड़ेगा कि आप एहसान फरामोश हो और हमें बोलने से कतराना नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि इनको बेनिफिट्स भारत से चाहिए, ये तरफदारी करेंगे चाइना की और हाथ मिलाएंगे पाकिस्तान से और यूएस के साथ भी डील करेंगे। मतलब ये हमको नुकसान हमको पहुंचाएंगे, बेनिफिट्स हमसे लेंगे, पर हमारे दुश्मन के साथ मिलके हमें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इनको मजाक भी छकाना चाहिए और भारत सरकार ने आज जो किया है ये बहुत पहले करने की जरूरत थी। और मेरा ये मानना है, एक मैसेज भी गया है इनको कि अगर आपने फ्यूचर में ऐसा कुछ किया है तो इससे भी बड़े एक तरह से प्यूनिटिव एक्शंस आपके ऊपर चलाए जाएंगे। अंबर जी, ये आप समझ लीजिए अमेरिका ऐसे ही करता है। जब आपको अमेरिका को किसी भी कंट्री को मजा छकाना रहता है, वो वीजा सर्विसेज सख्त कर देता है, वहां पर वेटिंग पीरियड लगा देता है। और अगर वहां के सिटीजन्स ट्रेवल करते हैं तो उनके वो पॉपुलर सिटीजन को बुला के स्ट्रिप करवाता है। शाहरुख खान का हुआ था, आपको याद होगा, अमेरिका के अंदर। तो ये तो भारत ने कुछ भी नहीं किया। भारत ने ऐसे सिटीजन के जो उनको क्वेश्चनिंग पे रखा जिसने अपनी पॉलिटिकल जो कैपिटल और क्लाउट है वो एंटी इंडिया कमेंट से बनाया था। तो ये तो लाजमी है, स्वाभाविक है। तो इसमें जाहिद उर रहमान को एक तरह से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर 2-2.5 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, कोलंबो वापस गए, फिर कोलंबो से ढाका गए। तो ये चीज दिखाता है कि रस्सी चल गई
पर बल नहीं गया है। और तो अभी तक तो इनको और मजा चकाना पड़ेगा अंबर जी, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या ओवरऑल अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें नेबरहुड फर्स्ट से अब नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पर भारत जा रहा है और ये पॉलिसी उभर कर आ रही है। डेफिनेटली यही आ रही है। और आप देखिए एक तरह से मोहम्मद यूनुस के टाइम पे ये लोग बोल रहे थे कि सार्क को रिवाइव करते हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान से एंगेजमेंट चाहिए। इनको ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम बेनिफिट्स दें। तो ये जो हमारे जो नेबर्स हैं जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि भैया आपकी ऑक्सीजन भारत है। अगर हमने आपका ऑक्सीजन बंद कर दिया, आपका एग्जिस्टेंस एक तरह से प्रॉब्लम में आ जाएगा। और नेपाल को तो समझना चाहिए कि वो एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके जितने भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है भारत के साथ एक तरह से अलाइन होते हैं, और वो भी एक हिंदू राष्ट्र है। और वहां पर एक तरह से मुझे ये लगता है कि मलेशिया जो है वो एक अमेरिकन एजेंट है, और तारिक उर रहमान प्योर चाइना के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज दिखाता है कि भारत जो है अपने अपने नेबर्स जो हमारे एडवर्सरीज का सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। और ये एक लेकिन तरह उमेश से पावरफुल मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि जब तक आप पावरफुल मैसेज नहीं दोगे कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब अब ये साफ है कि भारत जो है वो अब जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी पॉलिटिक्स की भाषा में बात करने लगा है। मैसेज एकदम साफ है और क्लियर, यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं। डेफिनेटली यही बात है। जी, लेकिन अब सवाल एक और ये है कि उमेश जी कि क्या भारत बांग्लादेश के जो संबंध रहे हैं और जो उनका एक गोल्डन फेज जिसको कहते हैं, और जिस तरह से हम आज भी जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट है बांग्लादेश भारत पर काफी हद तक, तो वो फेज जो है वो अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रहा है। मेरे ख्याल से जो भी बांग्लादेश में हुआ वो भारत के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक तरह से बेनिफिट्स ले रहा था चाइना से, भारत से, यूरोपियन यूनियन से, सब जगह से बता के कि वो रिफॉर्म्ड हो चुका है। पर ऐसा नहीं था। और ये जो चीज है हमें मालूम पड़ा शेख हसीना के भागने के बाद। और उसके बाद देखिए भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। आप ये देखिए कि हमें मालूम पड़ा है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे यहाँ पर जो बॉर्डर है वो अनफेंस बॉर्डर है। और ये जो जितने भी रोहिंग्या, जेहादी रोहिंग्यास और बांग्लादेश से जिहादी आ रहे थे, इन टर्माइट्स को भी रोकने की जरूरत थी। तो जो भी होता है ना अंबर जी अच्छे के लिए होता है। और आज आप देख रहे हैं कि भारत ने जो मेजर्स लिए हैं उससे बांग्लादेश को तकलीफ पहुंच रही है। एक तरह से हमारे लिए अच्छा है। और अब तो बीजेपी की सरकार आ चुकी है बंगाल के अंदर, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट से नेशनल सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल्स को मिलने वाली है, रिवर्स माइग्रेशन चालू हो चुका है। बीएसएफ के और बीजीबी के बीच में बातचीत तो जरूर हो रही है, पर बीएसएफ भी बोल चुकी है इसकी स्मार्ट बॉर्डर्स लगने वाला है। और ये एक तरह से पावरफुल मैसेज जा रहा है बांग्लादेश को कि भाई साहब आप सुधर जाओ, आप हमको हमारी बातें मान जाओ, नहीं तो आपकी बिजली, पानी और हम आपके चावल, शक्कर सब बंद कर देंगे। और आप चाइना से मंगाते रहो, देखते हैं चाइना आपकी मदद करेगा या पाकिस्तान मदद करेगा या अमेरिका मदद करेगा। किसके पास जाके भीख मांगना है आप देख लेते हैं, या तुम आपका एर्दोगान मदद करेगा। ये मैं आपके चैनल से बांग्लादेशियों को बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल। और कॉकरोच और टर्माइट्स के जैसे एक तरह से हमको अंदर से खोखला करने की कोशिश मत करो, और जिस थाली में खाते हो उधर छेद मत करो, एहसान फरामोश मत बनो। ये बात हम नेपालियों को भी बोलते हैं। देखिए मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट अब जो पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। और अब मेरा ये मानना है कि भारत सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है जरूरी है, और इस तरह से तभी इनको समझ में आएगा। बिल्कुल। और वैसे भी दोस्तों कहा यह जाता है कि पड़ोसी जो है वो बदले नहीं जा सकती, और ये बात पड़ोसी देशों पर भी है, लेकिन उनके साथ जो रिश्ते हैं वो जरूर बदले जा सकते हैं। एक दौर था जब भारत और बांग्लादेश कनेक्टिविटी, ट्रेड और एनर्जी कॉर्पोरेशन की मिसाल दी जाती थी, लेकिन आज जो है संकेत आपके सामने आ रहे हैं वो इस बात के
कि एक तरफ जो इशारा ये करते हैं कि दोस्ती के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस है वो भी अपनी जगह पर बनी रही है। लेकिन अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इसमें जियोपॉलिटिक्स का बड़ा खेल जो है वो यहाँ पर बदल रहा है, और जो भारत है वो भी शायद ये संदेश देना चाहता है कि पार्टनरशिप का मतलब यूनिलैटरल कंसेशन नहीं बल्कि म्यूचुअल सेंसिटिविटी और शेयर्ड इंटरेस्ट है। लेकिन अब सवाल ये है, और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव है वो गहराया है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत और बांग्लादेश अपने संबंधों के नए सियासी हालात के हिसाब से दोबारा जो परिभाषित कर पाएंगे उन रिश्तों को, या फिर जो पूरा भारतीय, अगर हम उस सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, एक और स्ट्रेटेजिक राइवलरी का गवाह बन रहा है। पाकिस्तान हमारे सामने ही है, उसके बाद अब बांग्लादेश भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, जैसे कि हम सब जानते हैं। परमानेंट होते हैं तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट, और लगता है कि पूरे ही कॉन्टिनेंट में अब वही सबसे बड़ी ताकत उभर कर आने वाले हैं, क्योंकि भारत ने नेबरहुड फर्स्ट से अब नेशन, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फर्स्ट रखते हुए ये मैसेज साफ दिया है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।